पाकिस्तान में पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बहुत सारे फ़ैसलों के असरात कानूनी और तकनीकी एतबार से शायद दुरुस्त भी हों, लेकिन उनको एक ख़ास हम सियासी ऐनक लगा के देखते हैं हर एक फ़ैसले को। और तकरीबन तमाम जो सियासी जमातें हैं उसकी अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशन भी करती हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जब बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने छीना तो उसके अंदर यकीनन टेक्निकल फ्लॉज होंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने वो जो तौसीक की उस फैसले की जो इलेक्शन कमीशन ने लिया था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी ख़राबी थी कि एक पूरी सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से सियासी अमल से बाहर हो जाती है। तो आम तौर पर जमहूरी माशरों के अंदर गुंजाइश पैदा की जाती है, इंक्लूसिव प्रोसेस बनाया जाता है ताकि उसमें सब लोगों की शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन यकीनन होगी कि वो उसको कह देगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों को कि जाइए ये एक हफ़्ते के अंदर ये फ़्लॉज़ हैं, आप इनको ठीक करके ले आइए, नहीं तो ये इम्प्लीकेशंस हैं, आपसे बल्ले का निशान या रजिस्ट्रेशन आपकी छिन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता इख्तियार करने की बजाय इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की तौसीक कर दी। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया और पूरी पार्टी को आज़ाद हैसियत में किसी को बैंगन, किसी को चिमटा, किसी को जूता और इस तरह के निशानात अलॉट किए गए तस्दीक में। पीटीआई वालों को फिर भी पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी तादाद में वोट डाले और बड़ी तादाद में वो कौमी असम्बली की नशिस्तें भी जीता है और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और कभी किसी और जमात में शामिल हो रहे हैं। और अभी भी उनके सामने एक अलमिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका फ़ैसला ये किया कि आपकी सीटें जो रिज़र्व सीट्स बनती हैं आपकी, वो तो बाकी जमातों में तकसीम कर रहे हैं, आपको मिलेंगी नहीं। तो इस तरह की हम फजूलियात से बच सकते थे माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को बड़ा सोचना चाहिए था और बड़ा ये था कि आपने 8 फरवरी को इंतखाबात करवाए थे, आपने एक अच्छा काम किया था। आपने माजी के हवाले से वो सादिक और अमीन के मुतनाज़ा फ़ैसले थे, कंट्रोवर्शियल फ़ैसले थे। मैं नहीं कहूँगा कि उसमें से कोई फ़ैसला था जिसको हम सताइश की नज़र से देखते हैं, वो बुरे फ़ैसले थे। उसको काजी फ़ायज़ ईसा ने दुरुस्त किया, बिल्कुल अच्छा काम किया आपने लाइव कवरेज यूट्यूब के ऊपर दिखानी शुरू की। जस्टिस अतम नज़ीरुल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आगाज़ किया था, सुप्रीम कोर्ट ने काजी फ़ायज़ ईसा ने उस पर पहल की, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कुछ फ़ैसले हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर उसके असरात होंगे और वो असरात ना सिर्फ अदारा फ़ेस करता है बल्कि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो सफ़र है वो भी फ़ेस करता है। जो पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन है, उन्होंने एक तकरीब के अंदर आज से चंद माह पहले इसी वाक़े का तज़किरा किया कि ये इंक्लूसिव प्रोसेस नहीं था, सब इसमें शामिल हो सकते थे अगर पार्टी सिंबल उसको असाइन हो जाता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। तो कुछ अरसे के लिए तो इसके ऊपर हमें खामोशी नजर आई, लेकिन आज एक लेटर सामने आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली उनकी उस तकरीर को रिस्पॉन्ड किया। उसके अंदर उन्होंने कई और चीज़ों का हवाला दिया, जैसे ईरान के अंदर वो मुसद्दिक रजीम कैसे गिराया गया था उसका तज़किरा किया, बेलफोर एकॉर्ड का जो उसका तज़किरा किया। लेकिन पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान का मुफाद किस में था कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट एक जुडिशल सिस्टम हो, पाकिस्तान में एक अच्छा निज़ाम हुकूमत हो जो जमहूरी कदरों के करीब तरीन हो, पाकिस्तान में फंक्शनल डेमोक्रेसी हो, फंडामेंटल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की वहाँ पर पासदारी की जाए, वायलेशन ना हो रही हो, उन चीज़ों से गुरेज़ किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ख़त तो मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ख़त ना लिखती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ये वो वजाहत है जो तकनीकी एतबार से हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ठीक हो, लेकिन जमहूरी कदरों को अगर सामने रखे तो उसके मुनाफी हो जाता है। और ये तनाज़ा सिर्फ यहीं तक नहीं समेटा जाता, बहुत सारे ऐसे बेहुदा नोयत के केस हैं, जैसे इद्दत वाला केस है, वो ना होता हमें कोई बड़े बड़े लोग उसमें या रियासत उसके अंदर फ़रीक बनती ना नज़र आती। फ़रीक पता नहीं ऑफिशियली है या नहीं, लेकिन उस तरह से लगता है ये तासुर देना कि एक इद्दत वाले मामले को लेकर हम किसी की तज़हीक या उसकी इज़्ज़त से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गुरेज़ करना बहुत बेहतर होता है, बहुत ही बेहतर होता है कि इसको गुरेज़ किया जाए, ऐसी सतह तक ना ले जाया जाए। और वो मामला लगता था कि आज अदालत उसको उठा के या कल उसको उठा के परे फेंक देगी, तो वहाँ पर भी हमें अदालत के अंदर आज बेहूदगी नज़र आई। बहुत ही नामुनासिब किस्म की गुफ्तगू जो दोनों तरफ से हुई, ना होती तो बहुत बेहतर था। जो कुछ उसके बाद हुआ खावर मानिका के साथ, वो भी ना होता तो बहुत बेहतर होता, उसको मारा गया, नीचे गिरा दिया गया। फिर इसी तरीके से साइफ़र वाला मामला लगता था कि वो भी अदालत से निकल जाएगा, बाकी केसेस से भी जो कुछ हुआ वही उसके साथ होगा, वो केस अगले की तारीख पड़ गई है। यहाँ पर उन्होंने दूसरी तरफ वो जो अदम एतमाद का इजहार किया वो कहीं और रेफ़र कर दिया। कितनी देर ऐसे खेलेंगे? और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर के शान शान नहीं है कि इस लब व लहजे में गुफ्तगू करें कि अदलिया के अंदर काली भेड़ें। सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं कि उसके तमाम के नवाज शरीफ के जमाने में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। अदलिया से, अदालत उज़्मा से कि मेहरबानी करके आप पाकिस्तानी हैं, जज हैं, काजी हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा।
मतलब ये तारीखी अल्फाज हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को तलब कर सकती है, क्योंकि अदालत के ऊपर असरअंदाज होने की इससे ज़्यादा वाज़ेह कोशिश नहीं हो सकती कि प्राइम मिनिस्टर उस मुल्क का दरख्वास्त कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से केसों का हवाला दे के। मतलब मैं समझने से कासिर हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे ये बयान दे सकते हैं। बहरहाल उन्होंने दिया ये बयान। और दूसरी तरफ से हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत ये चाहती है कि क्योंकि पुराने मुकदमे ख़त्म हो रहे हैं और अभी ये तनाज़ा हमने समेटना नहीं है। हुकूमत को कुछ खौफ खुदा करना चाहिए, सियासी तरीके से मसला हल करे, तो इसलिए कुछ नए केस खोल लें। वो केसों की नौयत क्या होगी, सुनिए। का मुल्क तोड़ने का जो आपने एक तहरीक का आगाज किया है, कानून अपनी हरकत में आएगा। और न सिर्फ कानून अपनी हरकत में आएगा, जो गद्दारी का अलम आपने बुलंद किया है, हुकूमत वक्त इस पे पूरा आपसे हिसाब भी लेगी और उसके साथ साथ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की नौयत क्या है जिस पे काबीना ने गौर किया? ये 196 है, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 6 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, और ये है पनिशेबल अंडर सेक्शन 108A और सेक्शन 153A और सेक्शन 194A और सेक्शन 195A। ये तमाम जो है ये कहते तो रियासत के खिलाफ फिर बगावत का इल्जाम हो गया ना जी। अपॉन कंप्लेंट, एग्जैक्टली। ये तो अज़मा बीबी रियासत के खिलाफ बगावत का इल्जाम हो गया ना। स्टेट के खिलाफ साजिश तो हो रही है। जो हमारे साथ प्रोग्राम में शुरका हैं, शोएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सीनियर सियासतदान फैसल वाडा साहब हमारे साथ हैं। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। वाडा साहब, ये बहुत मामला गंभीर शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की उसके अंदर तो बाकायदा वो जजों से वैसे ही दरख्वास्त करते नज़र आते हैं जैसे 8 फरवरी से पहले उन्होंने कहा था कि हमें 2/3 अक्सरियत या सादा अक्सरियत दिलाई जाए ताकि हम खुद फैसले करें। वो भी दरख्वास्त कहीं कर रहे थे, तो आज जजों से दरख्वास्त करते नज़र आए। मुझे मालूम नहीं है कि ये तरीकाकार कितना दुरुस्त है और कितना गलत है। कुछ रोशनी डालेंगे आप? नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मलिक साहब, आपकी सब बड़ी इज़्ज़त करते हैं और आपके तज़किये को सब बड़े एहतराम की तरह देखते हैं, लेकिन मेरा आज आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात पर है, जहां आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंटरफेयर कर रहा है, वो वजह आपकी बात है, लेकिन वहाँ आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि आप ये भी कहें कि जो अदालती निज़ाम में लोग बैठ के जिस किस्म के दिल दहलाने वाले रिमार्क्स पेश कर रहे हैं, वो भी आइन और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। तो हम बात मेरी करें, आपकी करें, अदलिया करें और फ़ौज की करें या प्राइम मिनिस्टर की करें, हम इक्वल प्लेटफॉर्म पे करें। मैं अगर किसी चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ या आप हैं या कोई और है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और जगह पे बैठे हुए आदमी के आप सवाल नहीं कर सकते। तो अगर जहाँ प्राइम मिनिस्टर की आपको रिजर्वेशन है, और मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ आपके व्यू को हमेशा से, वहाँ आपकी रिजर्वेशन ये भी होनी चाहिए जिस किस्म के कमेंट्स और रिमार्क्स आते हैं जो इंसान की तजलील कर देते हैं और दिल चीर के पार कर देते हैं, वो रिमार्क्स भी आइन और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। ना ही किसी जज को किसी जजों को नाप तोल के बोलना चाहिए। ये बात ठीक है आपकी, खुली अदालत के अंदर जो उनके रिमार्क्स हैं वो नाप तोल के देने चाहिए। लेकिन यहाँ वाडा साहब कुछ अजीबोगरीब मामला हो रहा है। हुकूमत कहती है, पैमरा की तरफ से वो ऑर्डर जारी कर देती है कि कोर्ट्स की कार्रवाई कवर ही ना करें। वो कोई ऐसा तरीकाकार दुनिया में राइज नहीं है कि आप ऐसी पाबंदियाँ आयद कर दें। मुझे लगता है कि हम सारा कुछ गलत करके निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करें। ये नहीं हो सकता कि हम 100 चीज़ें गलत करें और एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें। नदीम मलिक साहब, जवाब भी गलत ही आएगा। देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने जहाँ पैमरा का नोटिफिकेशन पढ़ा है उसमें जो आपने फैसला लिख दिया है, फैसला, वो आपको दिखाने की इजाज़त है, बताने की इजाज़त है, लेकिन तहरीरी, लेकिन आपने जो रिमार्क्स दिए जो दिल दहला दे इंसान को, एक अनरेस्ट पैदा कर दे पाकिस्तान में, किसी की हैसियत, किसी की औकात, खुदाई दावे करना शुरू हो जाए कोई भी, वो तो आप नहीं दिखा सकते। वो तो वैसे भी मीडिया की जिम्मेदारी है। अगर मैं यहाँ कोई बात ऐसी कर दूँ तो मीडिया बीप कर देगा मुझे, या मीडिया मुझे सेंसर कर देगा। तो रिमार्क्स जो दिल दहला दे, नहीं सर, कोर्ट प्रोसीडिंग की एक सेंसिटिविटी होती है, दिल दहलाया जाए या ना दहलाया जाए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो रिपोर्ट करना पाबंदी होती है मीडिया के ऊपर। कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा है जज के रिमार्क्स, तो जज साहब नाप तोल के दें, उसके ऊपर आपको प्रोसेस अपनाना चाहिए। मैं वहाँ आपको सपोर्ट करूँगा, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को, इलेक्टेड एमपीज को, इलेक्टेड सेनेटर्स को उनकी तस्दीक नहीं करनी चाहिए। जी नदीम मलिक साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए नदीम मलिक साहब, अगर आप नाप तोल के रिमार्क्स दे रहे, सर आंखों पर है, लेकिन आप किसी की तजलील कर दें, आप खुदाई दावे करें, हैसियत और औकात बता दें। औकात तो सर जो दो ग्रेड 2 का आदमी है, सड़क पे बैठा आदमी, उसकी औकात और हैसियत भी अल्लाह ही बता सकता है। हम तो नहीं बता सकते ना, हम बता सकते कौन इज्जतदार है, कौन कितना बेइज्जत है, हम तो नहीं बोल सकते। ये तो अल्लाह की चीज़ दी हुई है, आप किसी को हकीर और फ़कीर तो नहीं बना सकते। इस बात के ऊपर नाप तोल के देंगे तो टीवी दिखाएगा, नाप तोल के नहीं देंगे तो नहीं दिखाएगा। इसमें तो कोई गलत चीज़ हुई नहीं है। आपकी जो जजमेंट है, टीवी को दिखाना चाहिए, टीवी का ये फर्ज है उसको दिखाए, बाबाने दौल दिखाएं। वाडा साहब,
वाडा साहब, ट्रिब्यूनल वाला टेस्ट केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सियासत में कुछ और ही इसके असरात होंगे। अगर 5 जून वाला फैसला जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब हैं और शोएब शाहीन साहब हैं, शायद वो पहला एक वाज़े किस्म की वो डेडलाइन हमारे करीब आ रही है जिसमें अदालत ने उस दिन ये बताना है कि अगर तारिक फजल चौधरी साहब का जवाब अदालत के लिए तसल्ली बख्श नहीं या उस दिन उनका जवाब नहीं आता तो फिर ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा। इस्लामाबाद की 3 सीटों के ऊपर इशू है, 3 सीटों के ऊपर, और NA 47 में शोएब साहब खुद उम्मीदवार थे। आप क्या देखते हैं इसके अंदर आउटकम क्या हो सकती है? नदीम मलिक साहब, आपके ही शो पे जब ये इलेक्शन जिस दिन हुए हैं उसके चौथे दिन हमने शो किया था, आपके आर्काइव्स में है वो, मैंने कहा था 2-4 सीटों का फैसला ज़रूर हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने जिक्र किया कि जी जज साहब कोई हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कुरान उठवाऊंगा, तो क्या कानून के अंदर कुरान उठाने की गुंजाइश है? क्या आइन के अंदर है? फिर तो कुरान जज से भी उठवा लेंगे। मतलब ये किस किस्म की नॉर्म्स हैं जिसकी आइन और कानून में तशरीह नहीं है? आप कुरान शरीफ जैसी किताब जो हमारी आखिरी किताब है उसकी सैंटिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं लाकर। मतलब ये आइन और कानून से बाहर जाके क्यों बातें हो रही हैं? तो फिर इसका मतलब है कि मैं भी कल उठूँ और शोएब शाहीन साहब या आप उठें और कहें जज को कुरान दे दें, फिर क्या होगा? फिर कुरान के अंदर सच बोलेंगे? कितने लोग सच बोलते हैं और कितने नहीं बोल सकते और कितने झूठे भी हैं? 45 और 47 की जो सियासी एक जंग है 45 और 47 की, इसका आउटकम क्या होगा? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर 5 जून को जज साहब ने एक ऑर्डर लिखवाया तो क्या होगा? 2-4 सीटों का फैसला होगा सर, 2-4-5 सीटों का फैसला होगा। मैंने आपके ही शो पे सर ईद के इलेक्शन के चौथे दिन या 5वें दिन, क्या आप कल रिकॉर्ड निकलवा लीजिएगा सर। हाँ, ये 4-5 दिन तो नजर आ रहे हैं, 4-5 सीटें सर। ये तो देखिए प्लेइंग टू द गैलरी जो खेल है ना सर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, पुष्टपनाही हो रही है। अभी तो ये जो परसों इकदाम हुआ है, शोएब शाहीन साहब इसको बहुत इजी ले रहे हैं यू टर्न करके। ये जो 9 मई से कनेक्टिविटी 1971 की वॉर है, इसमें ये पार्टी बैन की तरफ जा रही है। आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे कि वो ऐसा नहीं है कि आया गया चला गया और डिस्कनेक्ट कर दिया और आपने कहा मैं नहीं था और जैसे 9 मई के अंदर मैं नहीं था। ओ भाई, ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसकी आप कह रहे हैं पार्टी के ऊपर बैन लग सकता है? इद्दत का बिल्कुल। जब आपने MQ पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई, लंदन पे पाबंदी लगाई थी, किस बेसिस पे लगाई थी? तहरीक लब्बैक जो है वो तो एंटी पाकिस्तान नहीं है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। आपने उनको भी शेड्यूल 2 में रखा हुआ है। तो आपने जो कल परसों इकदाम कर दिए, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। और देखिए ये तो खेल चलता चला जा रहा है कि मैं पकड़ता जाऊंगा तुम छोड़ते चले जाना, मैं पकड़ता जाऊंगा तुम छोड़ते चले जाना, एंड में करतूतों की वजह से सभी अंदर चले जाएंगे। मैं तो उस बात पे खड़ा हूं। बट अगर आप मेरिट पे ये लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है जो आप कह रहे हैं फैसल वाडा साहब कि एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लग सकती है। ये बड़ी खतरनाक बात है। ये आसान बात नहीं होती सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना। 1971 में अवामी लीग के ऊपर पाबंदी लगी थी, आपको पता है? उनके 162 में से 160 सीटें ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने जीती हुई थी। उनको पाबंदी लगा के उनकी सारी सीटें आज़ाद हो गई थी और वो सारी सीटें जो थी बाद में वो दूसरी जमातों के अंदर तकसीम कर दी गई थी। और बुरी मिसाल है, ये अच्छी मिसाल नहीं है। तो हम, मेरा नहीं ख्याल है कि उस रास्ते को अपनाएंगे। हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे हमने इतना बड़ा नुकसान उठाया। नहीं, आज भी तो प्रैक्टिकली पाबंदी लगाई भी आपने, बल्ले का निशान आपने छीन लिया। आज भी हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना पड़ा। वाडा साहब जवाब दे रहे हो, आप क्या इतला दे रहे हैं? मैं नदीम साहब, मैं तो वो इतला दे रहा हूँ जो अंदर खाने गवर्नमेंट की बातचीत हो रही है, चल रही है, जिसके कंसिडरेशन हो रही है और बहुत सीरियस हो रही है। वो अभी ना माने बाद में माने। हमेशा मैं पहले बात कहता हूँ, बाद में लोग आके मानते हैं। और जो जारियाना तरीक़ेकार लेफ्ट राइट और सेंटर से हो रहा है, ये जारियाना बैटिंग का नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। और यूजुअली जब आप 6 बॉलों के अंदर 100 रन बनाने हो जो नामुमकिन है, तो आप जारियाना बैटिंग करते हैं और उसमें बोल्ड या हेड विकेट हो जाता है। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो जारियाना बैटिंग करें, उनकी अपनी फाइलें, उनके अपने स्केलेटन्स, उनकी अपनी बेईमानियाँ हैं। यहाँ कोई पाकिस्तान के लिए नहीं खड़ा हो रहा, यहाँ कोई पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए नहीं खड़ा हो रहा। यहाँ सब अपनी चोरी, बेईमानी, अपनी फाइलों को छुपा के हीरोइज्म को आगे ले जाकर जारियाना खेल खेल रहे हैं, पुष्पनाई भी कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात भी कर रहे हैं, मीडिया की भी बात कर रहे हैं। इस सब के पैरामीटर्स को बड़ी दूर अंदेशी से देखने की जरूरत है मलिक साहब। और आइंदा आने वाले दिनों में जो सियासतदानों का भट्टा बैठना था, हम तो हैं ही 90% ख़राब लोग। हमारी फाइलें भी हैं, वीडियोस भी हैं, बाल बच्चों की इज्जत भी नहीं, हम जंगल में, हमारा सब कुछ हो गया। अब फिक्र वो लोग करें जिनकी अब आनी है, ये सब चीज़ें, फाइलें भी आनी है, वीडियोज़ भी आनी है, ये सब चीज़ों की फिक्र अब वो लोग करें। हम तो गुजर गए सियासतदान, बेहतरी लगाने की कोशिश करते हैं। फाइलें और वीडियोस किसकी आनी है सर? हमारे साथ तो जो होना था ना
सर अभी आप देखते चले जाए, अभी तो मैं देखे ना, जो बात मैंने की, मेरे पे इल्ज़ाम लग गया प्रॉक्सी का, सबूत अभी तक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जाके बात की, MNAs ने बात की, 24 करोड़ लोग बात कर रहे हैं। आप क्या आप सबको बुला लेंगे? ये तो 24 करोड़ों का मसला है भाई, ये आदल इंसाफ का किसकी मसला फाइल और वीडियो आनी है वाडा साहब? और मैंने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नदीम मलिक साहब, मैंने आपको कहा ना, सियासतदानों की जो होना था ना, हम तो गुजर चुके हैं इन चीज़ों से। अब हमारे पास खोने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए हम बेहतरी कर सके तो कर सके। अब बाकी लोग अपनी फिक्र करें, हमें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम अपने आप को ठीक कर सकते, क्योंकि हम तो 90% खराबी की तरफ जा चुके हैं एज सियासतदान। हम कोशिश करेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ